हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसे बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, हमें सबसे पहले इन संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस प्रकार होती हैं। तो हम सबसे पहले उन संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे कि संख्या किस किस प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को इनको इंग्लिश में नेचुरल संख्या बोलते हैं और इसे शो एन से करते हैं। और इसमें जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ये अनंत तक जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसके बाद में आती है, जैसे मैं बोलता हूँ सम संख्या। सम संख्या को तो आपको सभी के बारे में बताया होगा सभी टीचर से। जैसे इसे बोलते हैं इवन नंबर, जिसमें क्या होता है, दो का भाग क्या चला जाता है, पूरा पूरा चला जाता है इसके अंदर। यानी दो समान भाग से क्या हो जाती हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कोई भी संख्या मान लो, जैसे मैं लेता हूँ 36, तो इसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी 18 बार चला जाता है। तो ये कौन सी संख्या हो गई हमारे पास में? सम संख्या हो गई। जैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। उसके बाद हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या उनको कहते हैं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, यानी वो डिवाइड नहीं होती बराबर भागों में, यानी पॉइंट में चला जाता है। जैसे 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहती हैं? ओड नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करूँ तो पूर्ण संख्या को इसमें इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। और इसमें ये पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे 0, 1, 2, 3 और ये इस प्रकार से हमारे पास में अनंत तक चली जाती हैं। कहाँ तक चला जाती हैं? अनंत तक चली जाती हैं। उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद में हम बोलते हैं पूर्णांक। जैसे हम नहीं बोलते कि कोई भी संख्या आ जाए, यानी वो पूर्णांक माना वो पूर्णांक माना वो पूर्णांक, इस प्रकार के जो पूर्णांक है, जैसे कोई भी संख्या मान लो। जैसे पूर्णांक की बात करूं तो ये माइनस अनंत से लेके, यानी माइनस अनंत से लेके और ये प्लस के अनंत तक चली जाती है। यानी बीच में सभी संख्याएं आ गई इसके बीच के, जैसे 2, 4, 3, 5, 7, 9 यानी ऑल नंबर सभी संख्या आ गई। इस प्रकार को क्या कहते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद में बोलते हैं रूढ़ संख्या। वे पूर्णांक संख्या जो समय एक के अतिरिक्त उनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता, वो क्या कहलाती हैं? रूढ़ संख्या कहलाती हैं। रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या दोनों एक ही होती है। इसमें खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे मैं बात करता हूँ 7, तो 7 में ओनली 4 इसमें 7 का ही भाग जाएगा, एक बार जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अतिरिक्त 9 यानी इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ये सभी कंप्लीट हो गई, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य वह संख्या होती है जो अपने आप का खुद का तो भाग जाता है। जैसे इसमें 7 का तो भाग चला गया, लेकिन इसके अलावा भी और संख्या का भाग चले जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 9, 9 में एक तो 9 का भाग जाता है और 9 में एक 3 का भाग चला जाता है। यानी इस प्रकार 1 से 2 संख्याओं का भाग चला जाता है, या इसके अलावा 3 संख्या का, 4 संख्या का, मतलब कोई भी संख्या का भाग चला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। इसको बाद में बोलते हैं हम, इसके आगे आने वाली संख्या को बोलते हैं हम सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो क्या करती हैं, इसमें भी भाग चला जाता है, यानी दो संख्या का समान। जैसे मैं बात करता हूँ 6 और 9, ये मेरे पास में दो संख्या हैं। इसकी सहअभाज्य संख्या यानी कौन सी वो संख्या है जो 6 में भी भाग पूरा पूरा चला जाती है और 9 में भी इसका भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे मैं इसके अंदर बात करूँ, 6 के अंदर 3 का भी भाग चला जा रहा है और 9 के अंदर किसका भी भाग चला जा रहा है? 3 का।
तो यानी इन दोनों संख्याओं का जो सहभाज्य संख्या है यानी सह संख्या यानी सहभाज्य संख्या दोनों में समान रूप से चला जाएगा भाग है, वो कौन सी संख्या हमारे पास में 3। तो इन दोनों का यानी 6 और 9 का दोनों को सहभाज्य संख्या कौन सी हमारे पास में 3 आ जाएगी इसकी जगह। उसके बाद में जो हमें सबसे ज़्यादा हमारी बुक में इम्पोर्टेंट पुस्तक में जो लगने वाली है वो है हमारे पास में परिमेय संख्या। एक तो परिमेय संख्या एक नंबर पे, और दूसरी है हमारे पास में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, चलो इनकी बात करते हैं। परिमेय संख्या की बात करते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटा क्यू के रूप में निरूपित की जा सकती है, यानी ऐसी संख्या को जिनको हम p बटा क्यू के रूप में, जैसे 4 बट्टे में 5, 5 बट्टा 1, 1 बट्टा 2 इत्यादि, ये कौन सी संख्या हमारे पास में परिमेय संख्या है, जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होगी कभी भी, यानी क्यू है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय की संख्या, जिनको हम क्या नहीं लिख सकते, यानी बटा के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इनको 4/5 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को 4/5 रूप में नहीं लिख सकते। जैसे उसके अंदर लगातार भाग चलाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ मेरे पास में √2, तो √2 का मान 1.41 इस प्रकार ये आगे चला ही जाएगा। जैसे 1 2 1 3 5 6 2 इस प्रकार से ये हमारे पास में इसका क्या चला जाएगा, भाग चला जाता है। यानी ये लगातार चलता ही रहता है, इनकी आवर्ती होती रहती है। इस प्रकार की संख्या को क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये तो हमारे पास में जो संख्या के बारे में नॉलेज था वो आपको मैंने बता दिया। अब हमारे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पुस्तक में वो है हमारे पास में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम इस प्रकार संख्याओं को उनको टुकड़ा करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं, जैसे हमारे पास में 2 का, उसके बाद में 3 का, उसके बाद में 4 का, उसके बाद में 5 का, यानी इस प्रकार से लगातार हम संख्या का क्या करते हैं उसके अंदर भाग देते चले जाते हैं। जैसे मैं कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, जैसे मेरे पास में संख्या है 20, तो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। जैसे 2 का भाग देता हूँ तो 10 बार, और 2 का फिर देता हूँ तो 2 पंजा 10, और फिर इसके अंदर ना 3 का जा रहा है ना 4 का जा रहा है, तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं भाग 5 का और 1 बार जाएगा। अब ये तो हो गया मेरे पास में अभाज्य गुणनखंड। अब बोले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल दिया जाए, तो इसमें देखो 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। उसके बाद में इसमें आएगा हमारे पास में एक HCF और एक आएगा हमारे पास में LCM। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब होता है इसमें कि लो कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट में सबसे बड़ी संख्या होगी, LCM में सबसे छोटी संख्या होगी। अब हम देखेंगे इनमें सबसे बड़ी, यानी इनको भी हम लेस है और मैं से भी बोल सकते हैं। जैसे मैं कोई भी संख्या को जैसे मैं से निकालता हूँ, चलिए हम संख्या लेते हैं जैसे 26 और मेरे पास में एक 13। सरल सा आपको इनको बताता हूँ इसमें किस प्रकार का हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 26 को मैंने लिख सकता हूँ, इसमें 26 में मैं 2 का भाग दूंगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास में 2 का भाग इसमें चला जाएगा। जैसे 2 का भाजकता का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा चला जाता है। जैसे मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 13 बार, और फिर इसके अंदर ना 4 का जाएगा ना 5 का जाएगा। इस प्रकार मैं कितना भी संख्या का भाग दूंगा तो इसमें नहीं जाएगा। तो मैं इसमें किस संख्या का भाग देता हूँ, 13 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। उसके बाद 13 का, अब देखो 13 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 13 में किसी भी संख्या का भाग न जाके खाली 13 का ही जाएगा, तो 13 एकम 13। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 13, और इसको मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 1। अब दोनों में देखते हैं, यानी हमें मैथ से ज्ञात करना है महत्तम समापवर्ती। तो इन दोनों में देखेंगे कि सहभाज्य संख्या कौन सी है, यानी दोनों में समान कौन सी संख्या। इसमें हमारे पास में 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम 13, इसमें 13 है, इसमें 13 है, यानी दोनों में से क्या आ गया हमारे पास में, 13 आ गया। अब बात करते हैं हम दोनों के लय से के बारे में।
यानी लो कॉमन फैक्टर। चलिए तो मैं से ज्ञात करते हैं, और सॉरी ले से ज्ञात करते हैं 26 और 13 का। सबसे पहले हमें वही बात रूल याद रखना है, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है, चाहे उसमें जाए या ना जाए। पहले चेक करके देखना है छोटी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। पॉइंटों में हमें भाग नहीं देना, जैसे मेरे पास में यहाँ 55 आ गए और आप यहाँ 2 का भाग देने लग जाओ, नहीं, हम इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। हमें उसी संख्या का भाग देना है कि सबसे छोटी संख्या का जो इसमें चला जाएगा। जैसे अब आप 55 का कहीं दे रखो, नहीं, इसमें सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है। जैसे इसमें 11 का भाग जा रहा है, जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप देखो और छोटी संख्या का भाग जा रहा है, किसका किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। जैसे 5 एकम 5, 5 एकम 5, सबसे पहले यही छोटी संख्या थी तो मैंने 5 का भाग दे लिया। अब हम 11 का दे सकते हैं, इसके अंदर एक बार जाएगा। इस प्रकार हमें हल करना है। चलो इसमें हम बात करते हैं लैसे की। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 में नहीं जाएगा तो 13 का 13 लिख दिया। उसके बाद में ना 2 का जा रहा है, ना 3 का, ना 4 का, 5 का, किसी का भी नहीं जा रहा। इसीलिए मैं इसको सबसे पहले किसका भाग दूंगा? 13 का। तो 1 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 13, तो 13 दूगा कितना हो गए? 26। इनका लैस है क्या हो गया हमारे पास में? 26 हो गया। चलिए तो अब हम किताब की तरफ चलते हैं, वो संख्याओं के बारे में बात करते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन एक छोटा सा और रह गया इसके अंदर, यानी एक फॉर्मूला है इसमें। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी पहली संख्या और एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे एक दूसरे के पास। यानी हमें पहली संख्या दे दी जाएगी, या जैसे 9 दे दिया या 5 दे दिया, और दूसरी संख्या भी 4 दे दी, और एलसीएम और एचसीएफ में से हमें एक चीज़ देगा। यानी हमारे पास में देखो, पहली संख्या मतलब एक चीज़, दूसरी संख्या 2 चीज़, और एलसीएम और एचसीएफ यानी यहाँ भी एक एक चीज़ है। तो हमारे पास में कुल मिलाकर ये 4 संख्या है। 4 संख्या में से हमें 3 संख्या तो उसको देनी ही पड़ेगी, और चौथी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो हम ज्ञात करते हैं आगे हमारी आने वाली प्रश्नमाला, जैसे उनको हल करते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बता दिए जाएंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाया जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में जैसे अब ये नया बेंच है, पूरा एकदम जनवरी या फरवरी तक आपको एक एक कोर्स है ना, एक एक प्रश्नमाला आपको कंप्लीट रूप से, इसमें एक बड़ी शांति से आपको ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको एक एक उदाहरण भी अच्छी तरीके से करवा दिया जाएगा। जो आपको जहाँ उदाहरण की आवश्यकता होगी वहाँ आपको उदाहरण करवा दिया जाएगा। आपको कहीं भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको ये जो कोर्स है वो फ्री रहेगा आपके लिए यूट्यूब पे। अगर आपको बढ़िया लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। चलिए तो हम संख्या आगे स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नमाला की संख्याओं को किस प्रकार हम कर सकते हैं आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने क्लास 10वीं में इसमें से निकाले हैं, जो मैं आपको अभी करवाऊंगा। पहला प्रश्न है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। यानी सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसको बाद में किसके रूप में व्यक्त करना है? हमें इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मैं 140 का निकाल के देखता हूँ। 140, अब सबसे पहले मैंने बताया था इसके अंदर सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है, तो इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो कितनी बार जाएगा? 2 7 14, यानी 70 बार। फिर देखो 2 का फिर जा रहा है तो कितनी बार जाएगा? 35 बार। फिर देखो अब इसमें 35 में 7 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे हम? सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास में? 5, तो उसका देंगे 5। फिर 5 का देंगे तो 7 बार। फिर 6 का नहीं जा रहा तो फिर 7 का जा रहा है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है हमें, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 7, ये इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त कर लिया। चलिए तो इसी प्रकार हम 156 का कर लेते हैं गुणनखंड। 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 2 7 14, बच गया 1, 2 8 16। फिर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाजकता के नियम देखो सबसे आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 6 हैं, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। उसी प्रकार हम अब देखो यहाँ 8 है तो 2 का भाग फिर जा रहा है, 2 3 6 और 2 9 18, क्योंकि 2 3 6 बच गया 1, 2 9 18। फिर देखो इसके अंदर 3 का जा रहा है,
3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 का जा रहा है क्योंकि बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो फिर इसी को भी इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर लिया। इसी प्रकार आप इसको करके देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ आप भी इस प्रकार क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि अब देखो इसके पीछे 9 है तो हो सकता है 3 का भी जाता हो, और आपको दे के देखना है इसके अंदर कौन सी भी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। आगे आने वाली संख्या बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है कि HCF व LCM ज्ञात कीजिए। और जो LCM और HCF ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल आपको पहले फॉर्मूले में बताया था HCF और LCM बराबर में हो जाए। तो सबसे पहले मैं इनका LCM और HCF निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने इसका मैं से निकाल लेता हूँ, जैसे 26 का, और फिर निकाल लेता हूँ मैं 91 का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैं से। और मैं से का पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का मैं से किस प्रकार होगा कि दोनों संख्याओं में जो फैक्टर कॉमन आएंगे, दोनों फैक्टर क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। जैसे इसमें सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 में हमें पता है किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए हम इसमें किसका भाग देंगे, 13 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। अब देखो इसके अंदर किसका जा रहा है, 1 का जा रहा है नहीं, 2 का जा रहा है नहीं है, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, लेकिन 7 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 7 का, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 बार जा रहा है। फिर इसमें 13 का भाग जा रहा है एक बार। अब देखो इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 को भी नहीं लेंगे। लेकिन इसमें 13 है और इसी में भी 13 है तो इसमें 13 ले लेंगे। तो हमारा जो मैथ्स है वो कितना आया हमारे पास में, 13 आया। उसके बाद में हम बात करते हैं जिनका इनका लय से याद करते हैं। जैसे लय से याद करेंगे 26 और 91 का, 2 का भाग सबसे पहले जाएगा तो 13 बार, और इसमें नहीं जाएगा तो हम इसको ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। फिर देखो हम सबसे पहले देंगे 7 का, तो 7 में 13 का नहीं जाएगा तो 13 का 13, और इसमें किसका जा रहा है, 13 बार जा रहा है 7 का देंगे तो। फिर इसमें 13 के देंगे 1 और 1। अब इसका हमें ज्ञात करना है लय से। लय से का मतलब लघुत्तम समापवर्ती, 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 13 साती 91 मल्टीप्लाई 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, 182। ये तो आ गया हमारे पास में इसका लय से। इसका क्या आ गया हमारे पास में, लय से। अब ये बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दो संख्याओं के, दो संख्या कौन कौन सी हमारे पास में, 26 और 91, यानी 26 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों का गुणनफल किन दोनों के बराबर में होगा, इन दोनों के बराबर में होगा, यानी 182 मल्टीप्लाई 13। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो किन दोनों के बीच में होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी लय से और मैं से दोनों के अगर गुणा कर देंगे तो इनके दो संख्याओं के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। अब आप ये करके देखेंगे, ये आप करके देखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। चलो हम एलसीएम और एचसीएफ इसी प्रकार ज्ञात करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन का करवा कर बता देता हूँ किस प्रकार हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम 12 का इस प्रकार फैक्टर बना लेंगे, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 6 बार, फिर 2 का दूंगा तो ये जाएगा 3 बार, और फिर 3 का दूंगा तो 1 बार। फिर इसमें देखो ना 2 का जा रहा है लेकिन 3 का जा रहा है तो 3 पंजा 15। फिर 5 का जा रहा है 1 बार, इसमें जा रहा है 2 का नहीं जा रहा लेकिन 3 का जा रहा है 7 बार, और फिर 4 का 5 का नहीं जा रहा, 7 का जाएगा तो 1 बार। अब हम निकाल लें इसमें से मैस है, यानी मैस है मतलब महत्तम समापवर्ती। इसमें 2 है, बाकी में 2 नहीं है तो हम 2 कहीं पर भी नहीं लेंगे। इसमें भी 2 फिर है लेकिन 2 का नहीं लेंगे, लेकिन 3 यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले हम लेंगे 3। उसके बाद में 5, 7 अलग अलग है तो इनको नहीं लेंगे। तो इन दोनों का अब मैं से आ गया, वो क्या आ गया हमारे पास में 3। और इन संख्याओं का जो सहअभाज्य संख्या वो कौन सी है हमारी, इसमें 3 है, याद रखना इन चीज़ों को। उसके बाद में हम बात करते हैं लय से। जैसे 12, 15, 21।
जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 15 का हम 15 लिखेंगे। इसमें 21 में नहीं जाएगा तो 21 का 21 लिख देंगे। उसके बाद में फिर 2 का देंगे तो 2 तिया 6, 15 का 15 लिख लिया और 21 का 21, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में इनका भाग नहीं जा रहा। अब देंगे हम 3 का, तो 3 का एक बार, 3 पंजा 15 और 3 सत्ता 21। फिर हम देंगे इनका 5 का, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 5 ही है तो उन्हीं का देना सबसे पहले। एक बार 7 में नहीं जाएगा तो 7 का 7 लिख दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं 7 संख्या का। 1 और 7 का 7 में जाएगा तो एक बार। ये मैंने इस प्रकार से इनको लैस से मैं से ज्ञात कर लिया। अब हम इसको लैसे के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 2 यानी 2 × 2 × 3 × 5 × 7। जैसे 2 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 साते कितना हो गया? 60 साते 420। कितने हो गए? 420। ये इसका क्या आ गया हमारे पास में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखकर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या, उसके बाद में इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से करेंगे, आप अपने हिसाब से जैसे इस प्रकार किया उसी प्रकार इनको करना है। चलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं 4 को। जैसे एचसीएफ हमारे पास में एचसीएफ प्रकार में इस प्रकार की ये संख्या दी हुई है। इनका एचसीएफ दिया हुआ है, हमारे कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और इनका एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास में ये प्रथम संख्या हो गई, यानी फर्स्ट संख्या कौन सी हो गई हमारे पास में? 306। और सेकंड संख्या कौन सी हो गई? 657। और उनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है नहीं वो हमें कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और एलसीएम हमें क्या निकालना है? ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या वो किसके बराबर होगी? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के क्या होगी? बराबर होगी। तो देखो पहली संख्या हमारे पास में 306 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 657 बराबर में एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारे पास में 9 दिया हुआ है। अब ये 9 इसके क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इस साइड में आएगा भाग में। तो एलसीएम बराबर में 306 मल्टीप्लाई 657 9, ये भाग में चला गया। चलिए तो इसका भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, 3 2 6। फिर 3 का जा रहा है क्या? बिल्कुल 3 तिया 9 बच गया 1, 3 चौका 12। एलसीएम बराबर में 34 मल्टीप्लाई 657। इस प्रकार इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन संख्या का क्या आ जाएगा हमारे पास में? आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। और एक पॉइंट रहा इसके अंदर पिछली बार की तरह, जैसे इसमें पहली बार 1.1 और 1.2 और 1.3 और 1.4 थी। इस बार है ना आपको कोर्स में ढील बरती गई, यानी कोर्स को काट दिया गया है और 1.1 और 1.2 सिर्फ 2 ही दी गई है। आज मैंने आपको 1.1 के बारे में बताया सिर्फ, और 1.1 आपको धीरे धीरे इस प्रकार जनवरी और फरवरी से पहले आपको इस प्रकार कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज 1.1 डाल देंगे हम धीरे धीरे, और उसके बाद में 1.2 वो आपको बहुत इजीली करवा देंगे। और उसमें कुछ आपको जो उदाहरण होगा उसी बेस पे आपको पूरा करवा दिया जाएगा। एक सवाल करवा दिया जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस के रूप में रोज मिलेगा। जैसे हर क्वेश्चन के बाद में, जैसे उसमें 5 पॉइंट है तो 3 मैं करवा दूंगा, 2 आपको करने होंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।